कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कल की क्लास आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और दोस्तों हमने जो भी 25 सवाल कल डिस्कस किए थे, काफ़ी बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने कल की क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि था मापन से संबंधित। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मापन संबंधित कुछ उपकरण जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों कुछ हम डिस्कस करेंगे कार्य संबंधित सवाल और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। कार्य संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एग्जाम बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और हर एक सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला सवाल आप लोग के सामने वो है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट, 760 वाट, 730 वाट या 750 वाट। तो दोस्तों पहला ही सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों कभी कभी ये सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 746 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो आप लोग के सामने वो है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। पायरोमीटर, पेरिस्कोप, ओडोमीटर या फिर मल्टीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोगों के सामने है और दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोगों को पहले से पता होगा, मैं जानता हूँ। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर और पायरोमीटर। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों सवाल है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के सामने आ रहा है वो है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या फिर सन मीटर। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा। तो हेलियोस्कोप हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आप लोग अपने दिमाग में सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, तो हेलियोस्कोप हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के सब जो कि आप लोगों के सामने है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर और बैरोमीटर। दोस्तों सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दिया। विभवमापी क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विभवमापी क्या चीज़ होती है? तो एक ये मापन उपकरण है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोगों के सामने आ रहा है, अमीटर के बारे में सत्य कथन क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अमीटर के बारे में सत्य कथन क्या है? परिपथ के श्रेणीक्रम में लगाया जाता है, प्रतिरोध निम्न होता है, कम विद्युत खींचता है या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों अब इस सवाल के बारे में आप जानिए कि अमीटर दोस्तों क्या होता है। दोस्तों ये अमीटर जो करंट होती है, आपकी विद्युत धारा होती है, उसको मापने के काम आता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। दोस्तों ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, आप ध्यान रखना। तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और दोस्तों इसका प्रतिरोध बिल्कुल निम्न होता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि आई इज इक्वल टू होता है V/R, जो कि दोस्तों होता है आपका ओम का नियम। अब दोस्तों आर आपका अगर कम होगा तो आपकी जो करंट होगी वो होगी ज़्यादा। अब दोस्तों करंट ज़्यादा होगी तो अमीटर आप लोग का करंट का पाठ्यांक है तो वो करंट मापेगा, इसलिए इसका जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है। और दोस्तों परिपथ में इसका जो विद्युत खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओडोमीटर यंत्र का उपयोग गाड़ियों में किसके लिए किया जाता है? दिशा मापने के, दूरी मापने के, गंध मापने के लिए या फिर गति मापने के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करते हो चले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, दूरी मापने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है वो है, टैकोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है चक्कर प्रति मिनट पता लगाने के लिए, टॉर्क पता लगाने के लिए, दूरी के लिए या फिर बल आघूर्ण के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ग्रुप डी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस के सवाल बन सकते हैं आप लोगों के लिए, तो उन सभी की प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के सामने है वो पेश हो रहा है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के सामने है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेज़र,
रडार, सोनार या फिर स्कूबा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप लोगों के सामने है, दूध के घनत्व का निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप लोग के सामने है, हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, एनीमोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के सामने है, दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए या फिर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? बल, कार्य, समवेग या विस्थापन। दोस्तों कार्य हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी कि दोस्तों कार्य आप लोग की अदिश राशि है, जबकि बल, समवेग और विस्थापन ये आप लोगों की सदिश राशि है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली या फिर गतिशील पत्थर या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। दोस्तों सवाल माइंडेड है, दिमाग से आप लोग को पता लगाना है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें, बंदूक की चलती हुई गोली, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्यों होगा ऐसा काम? दोस्तों काम मतलब आपको काम निकालना है, ठीक है, यानी कि वर्क निकालना है। तो वर्क होता है W = FD, यानी कि बल गुना विस्थापन। अब दोस्तों अगर आप लोगों का फोर्स अधिक होगा या फिर आप लोग की अगर विस्थापन अधिक होगी तो ऑटोमेटिक आप लोग का जो वर्क है वो अधिक होगा। अब चूँकि दोस्तों होता क्या है कि बंदूक से अगर आप लोग की गोली चलती है ना तो वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो दोस्तों आप लोग का जो डिस्टेंस है, जो आप लोग के विस्थापन है वो अधिक होगा। अब अगर विस्थापन अधिक होगा तो ऑब्वियस बात है आप लोग का जो वर्क है वो ज़्यादा होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आप लोग के समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने, ओहो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने एक न्यूमेरिकल का है। एक व्यक्ति ज़मीन से 12 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। अब दोस्तों मैं इस 25 सवालों में लगभग आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा न्यूमेरिकल के, और दोस्तों ये 3 सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं 3 सवालों से आप लोगों को ग्रुप डी में सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस सवाल को आप लोग कैसे करोगे बताइएगा। दोस्तों होता क्या है, आप लोगों को 2 चीज़ समझनी है, ठीक है। गतिज ऊर्जा आप लोगों को पढ़ रखी है और आप लोगों ने पढ़ रखी है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है बेसिकली कार्य, यानी कि आप गतिज ऊर्जा और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आप लोग की स्थितिज ऊर्जा, उसको आप एज ए कार्य की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होती है mgh, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है mgh। अब इसको आप वर्क के बराबर भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये W = आप mgh लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब चूँकि m क्या है, m आपका है 12 kg का। जी दोस्तों होता है गुरुत्व त्वरण, जिसको आप 10 मान सकते हो, ठीक है। और दोस्तों h क्या होता है आपका, हाइट, यानी कि 1.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 180 जूल। तो W = mgh आप लोगों को इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है। W दोस्तों होता है आपका बल गुणा विस्थापन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के ये बराबर आएगा, इसलिए W = mgh इस सवाल के अंदर फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है। दोस्तों न्यूमेरिकल नेक्स्ट सवाल बताइएगा। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा? दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसके अंदर भी आप लोगों का जो फॉर्मूला काम आएगा बल गुणा विस्थापन का काम आएगा। तो दोस्तों होता क्या है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब आप लोगों को दोस्तों इसमें देखा है कार्य दे रखा है और विस्थापन दे रखा है, आप लोगों से बल पूछ रहा है, तो कार्य की वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे 20,000 जूल, ठीक है, और यहाँ लगाओगे आप विस्थापन नीचे 4000 मीटर। तो जब उसका आप काट पीट करोगे तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का, 5 न्यूटन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों ये भी 2 ही फॉर्मूले इस कार्य वाले टॉपिक के अंदर काम आते हैं और इन्हीं से ही सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब, ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है? व्यक्ति अपने कंधे पर 10 kg का वजन लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, एक व्यक्ति अपने कंधे पर 10 kg का वजन लेकर चल रहा है और अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए दोस्तों सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें कार्य होगा।
एक व्यक्ति अपने कंधे पर 10 केजी का वजन लेकर चल रहा है। तो दोस्तों ये इसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, यानी कि इसमें भी कार्य होगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है और उसको क्रिकेट में लोग इधर उधर भागते हैं, यानी कि उसके अंदर भी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो उसका भी कार्य होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति है वो वजन लेकर अपने सिर पर खड़ा है, तो कोई कार्य इसमें नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों इस सवाल आपके सामने है, कोई कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के मध्य कोण कितना होगा। दोस्तों ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि कोई कार्य शून्य होने की स्थिति में, यानी कि दोस्तों कार्य आप लोग का शून्य है, तो विस्थापन और बल के मध्य कोण कितना होगा। दोस्तों एक फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में बिठा देना है और उस फॉर्मूले के संबंधित जो सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। W = FD cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को उठा देना है। W = FD cos थीटा। F आपका बल है, D दोस्तों क्या है आप लोग का विस्थापन है, और दोस्तों जो cos थीटा है ये क्या चीज़ है, ये बल और विस्थापन के मध्य कोण है। अब दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री मांग के चलता हूँ तो cos 90 हो जाएगा 0। अब cos 90 0 हो जाएगा तो W आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। तो इस सवाल का दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि बल और विस्थापन के मध्य अगर आपका 90 डिग्री का कोण होता है तो किया गया कार्य क्या जाएगा आपका शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अब दोस्तों अगर आपको मैक्सिमम कार्य अगर पूछ लिया जाए कि भाई कोई भी कार्य मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के मध्य कोण पर। दोस्तों अभी भी मैंने आपको बताया था W = FD cos थीटा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए बल पर आपका जो कार्य वो निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है W = FD cos थीटा, कार्य से अगर कोई सवाल बनता है एग्जाम के अंदर तो इस फॉर्मूले से बाहर आप लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस फॉर्मूले को आप लोग को घोट के पिलाना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों शक्ति क्या होती है P = W/T, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा कार्य बटा समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। इस फॉर्मूले को दोस्तों आप याद कर लेना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, शक्ति बराबर W/T। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने जो किया है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों बल और वेग का अगर हम गुणनफल करें तो कौन सी राशि मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी शक्ति। अब दोस्तों आप लोग कई बार अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई बल और वेग के गुणनफल से शक्ति कैसे मिलेगी। यानी कि दोस्तों इस सवाल का जो कहने का मतलब ये है P = FV। अब हमने पढ़ा है P = W/T, तो ये क्या लफड़ा है, तो P = FV शक्ति कैसे हो गया। तो दोस्तों याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। दोस्तों अगर आपको मतलब मैं तो चाहता हूँ अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप फिजिक्स के आधे से ज़्यादा जो सवाल है वो आराम से कर लोगे। ठीक है, अब दोस्तों ये सवाल कैसे हुआ, चूँकि दोस्तों हम जानते हैं P = होता है W/T, होता है W/T। W के दोस्तों हमने लिख दिया बल गुणा विस्थापन, लिख दिया मैं बल गुणा विस्थापन, T नीचे चल रहा है। दोस्तों D/T को अपन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, याद रखना D/T को बोलते हैं वेग, क्योंकि दोस्तों वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए D/T को दोस्तों आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, यानी कि आप P = FV लगा सकते हो यहाँ पर। इसलिए दोस्तों सवाल पूछा गया है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो P = FV, जो कि दोस्तों कहाँ से निकला ये P = W/T से निकला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 इंपॉर्टेंट सवाल खत्म होते हैं आज के इस टॉपिक से। दोस्तों धीरे धीरे करके हम जितने भी टॉपिक हैं हम लेकर चलेंगे। पहले हम फिजिक्स पूरी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बायोलॉजी, फिर करेंगे हम केमिस्ट्री। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।